गुड मॉर्निंग बच्चों आज है 31 जनवरी और आज हम करेंगे कक्षा 10 की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 76। इसमें हमारा अध्याय चल रहा है 3 भारत में राष्ट्रवाद। तो इसमें देखिए, प्रिय विद्यार्थियों, कार्यपत्रक 74 एवं 75 में हमने असहयोग आंदोलन में शहरी एवं ग्रामीण लोगों की भागीदारी के बारे में पढ़ा। इस कार्यपत्रक में हम असहयोग आंदोलन में बागान मजदूरों की भागीदारी तथा असहयोग आंदोलन के बाद हुए प्रमुख घटनाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों, जो हमने पिछली वर्कशीट 30, 74 और 75, उसमें हमने असहयोग आंदोलन में शहरी और ग्रामीण लोगों ने किस तरह से असहयोग आंदोलन में अपनी भागीदारी सुनिश्चित की थी और इसके बारे में पढ़ा था। लेकिन इस वर्कशीट में हम पढ़ेंगे कि जो बागान के मजदूर थे उन लोगों ने असहयोग आंदोलन में किस तरह से भाग लिया, किस तरह से इसको अपने ऊपर लिया और उसके बाद की कुछ घटनाओं को भी पढ़ेंगे। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं। देखेंगे बागानों में स्वराज। बागानों में स्वराज का क्या मतलब है? देखिए, महात्मा गांधी के विचारों और स्वराज की अवधारणा के बारे में मजदूरों की अपनी समझ थी। जो भी महात्मा गांधी जी के विचार थे स्वराज की अवधारणा को लेकर के, मजदूरों की अपनी अपनी अलग अलग समझ थी। असम के बागानी मजदूरों के लिए आज़ादी का मतलब यह था कि वे उन चार दीवारियों में जब चाहे आ जा सकते हैं जिनमें उनको बंद करके रखा गया था। अब असम के जो मजदूर थे, बागान में जो भी मजदूर काम कर रहे थे, उनके लिए आज़ादी का मतलब ये था कि जहाँ पे उन्हें बंद करके रखा गया है चार दीवारी में, वह वहाँ से निकल करके जब चाहे अपने आ जा सकते हैं। ठीक है, उनके लिए आज़ादी का मतलब था कि वे अपने गाँव से संपर्क रख पाएंगे। उनका ये लगता था कि आज़ादी से मतलब ये है कि वह अपने गांव में अपने परिवार वालों से संपर्क रख पाएंगे। अब देखिए, ऐसा क्यों सोच रहे थे वे? 1859 के इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट के तहत बागानों में काम करने वाले मजदूरों को बिना इजाज़त बागान से बाहर जाने की छूट नहीं होती थी। 1859 में इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट के तहत एक एक्ट आया था, ठीक है, इनलैंड इमिग्रेशन नाम का। उसके तहत क्या हुआ था कि मजदूरों को बिना किसी के इजाज़त के बागान से बाहर जाने की छूट नहीं थी। उन्हें वहीं पे काम करना पड़ता था, उससे बाहर वे कहीं भी आ जा नहीं सकते थे। जब उन्होंने असहयोग आंदोलन के बारे में सुना तो हजारों मजदूर अपने अधिकारियों की अवहेलना करने लगे। जब उन्होंने ये सुना कि असहयोग आंदोलन हो रहा है गांधी जी द्वारा, तो वह अपने जो अधिकारी थे उनकी अवहेलना करने लग गए। ठीक है, उन्होंने बागान छोड़ दिए और अपने घर को चल दिए। बागान छोड़ के अपने घर की तरफ चल दिए। उन्हें ऐसा लगा कि अब गांधी राज आ रहा है, गांधी जी का राज आ रहा है, इसलिए अब हर एक को गांव में ज़मीन मिल जाएगी। उन्हें ऐसा लग रहा था कि गांधी जी का राज होगा, तो उनकी वजह से अब उन्हें जो गांव की जो ज़मीन थी उन्हें वह मिल जाएगी। लेकिन वे अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच पाए। अब क्यों नहीं पहुंच पाए? रेलवे और स्टीमरों की हड़ताल के कारण वे रास्ते में ही फंसे रह गए, क्योंकि वो जाते तो रेलवे से ही जाते ना, रेल से ही। तो उस समय पर रेलवे और स्टीमरों की हड़ताल चल रही होगी, इसके कारण से वह रास्ते में ही फंसे रह गए, अपने घर पर नहीं पहुंच पाए। और इसका परिणाम क्या हुआ कि उन्हें पुलिस ने पकड़ लिया और उनकी बुरी तरह पिटाई हुई। तो बागान के मजदूरों ने असहयोग आंदोलन को किस प्रकार से लिया कि वह ये चाह रहे थे कि अब गांधी राज आएगा, उन्हें अपनी ज़मीनें मिल जाएंगी और उन्हें जो चार दीवारी में वह रह रहे हैं बंद होकर के, उससे उन्हें बाहर जाने को मिल जाएगा और अपने गांव से संपर्क रख पाएंगे। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब उन्होंने अवहेलना करी अपने अधिकारियों की और वो बागान छोड़कर घर को चल दिए, तो वह अपने घर पर नहीं पहुंच पाए। रेलवे और स्टीमरों की उस समय हड़ताल चल रही थी, इस कारण से वह रास्ते में ही फंसे रह गए। और इसका परिणाम क्या हुआ कि उन्हें पुलिस ने पकड़ लिया और उनकी बुरी तरह पिटाई हुई। ठीक है, फिर हम देखेंगे सविनय अवज्ञा की ओर।
सविनय अवज्ञा आंदोलन आप सबने सुना होगा। ठीक है, तो ये क्या था? फरवरी 1922 में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के चौरी चौरा नामक स्थान पर एक हिंसक घटना हुई और महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। क्योंकि आप सब जानते हैं कि महात्मा गांधी जी जो थे वो अहिंसा के पुजारी थे। वो जो भी आंदोलन करते थे वो अहिंसा के बल पे करते थे। लेकिन जब 1920 में असहयोग आंदोलन स्टार्ट हुआ था, उसके बाद में जब ये असहयोग आंदोलन चल रहा था, उस समय पे 1922 में फरवरी 1922 में उत्तर प्रदेश में एक गोरखपुर जिला है, वहाँ पे चौरी चौरा नामक स्थान है, वहाँ पे एक हिंसक घटना हुई। और इसकी वजह से क्या हुआ कि जो महात्मा गांधी जी थे उन्होंने अपना जो असहयोग आंदोलन था उसे वापस लेने का फैसला कर लिया। कांग्रेस के कुछ नेता इस तरह के जन संघर्षों से थक चुके थे। जो कांग्रेस के नेता थे वो इस तरह के जो जनसंघर्ष आंदोलन चल रहे थे उससे थक चुके थे। वे प्रांतीय परिषदों के चुनाव में हिस्सा लेना चाहते थे। वे इस तरह के आंदोलन से थक गए थे और वो जो प्रांत में जो परिषद की जो चुनाव हो रहे थे उसमें हिस्सा लेना चाहते थे। उनको लगता था कि परिषदों में रहते हुए ब्रिटिश नीतियों का विरोध करना महत्वपूर्ण है। उन्हें ऐसा लगता था कि अगर वो परिषद में रहेंगे तो वहाँ पे रह कर के ब्रिटिश जो नीतियाँ हैं, अंग्रेज़ों की जो नीतियाँ हैं, उसका विरोध कर पाएंगे। CR दास और मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस के भीतर ही स्वराज पार्टी का गठन किया। ठीक है, किसने किया था स्वराज पार्टी का गठन? CR दास ने और मोतीलाल नेहरू ने। लेकिन जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे युवा नेता ज़्यादा उग्र जन आंदोलन और पूर्ण स्वतंत्रता के लिए दबाव बनाए हुए थे। इन्होंने क्या किया? CR दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी का गठन कर लिया था, लेकिन दूसरी ओर जवाहरलाल नेहरू थे और सुभाष चंद्र बोस थे, इन्होंने जो पूर्ण स्वतंत्रता के लिए दबाव बना के रखा हुआ था। ठीक है, फिर इसके बाद हम देखते हैं साइमन कमीशन। साइमन कमीशन क्या था? राष्ट्रवादी आंदोलन के जवाब में जो भी आंदोलन हो रहे थे राष्ट्र के लिए, उसके जवाब में तो क्या किया ब्रिटिश सरकार ने सर जॉन साइमन के नेतृत्व में एक आयोग का गठन किया। ठीक है, ब्रिटिश सरकार ने क्या किया? सर जॉन साइमन के नेतृत्व में एक आयोग का गठन किया। इस आयोग को भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करना था और इसके बारे में अपने सुझाव देने थे। मतलब इस आयोग को इसलिए गठित किया गया था कि जो भी भारत है, भारत में जो भी संवैधानिक व्यवस्था के नाम पे जो भी कार्य किया जा रहा है वो किस प्रकार के कार्य हैं, उनको अध्ययन करके कि वो अच्छे हैं बुरे हैं किस तरह के हैं, और उन पर अपने सुझाव देने थे। ठीक है, इस आयोग को। लेकिन समस्या यह थी कि इस आयोग में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। ये सब तो ठीक था कि उन्हें ये काम करना है कि इस पे देखना है कि संवैधानिक व्यवस्था किस प्रकार से चल रही है, उस पर अपने सुझाव देने। लेकिन समस्या कहाँ थी? समस्या यहाँ थी कि जो भी सदस्य थे वो सारे अंग्रेज थे, भारतीय एक भी नहीं था। तो वो तो जो भी रिपोर्ट बनाते वो तो अपने अनुसार बना देते। इसीलिए क्या किया कि 1928 में जब साइमन कमीशन भारत पहुंचा, 1928 में जब वो साइमन कमीशन भारत में पहुंचा तो उसका स्वागत साइमन कमीशन वापस जाओ के नारों के साथ किया गया, जिसे हम कहते हैं ना साइमन कमीशन गो बैक। इस प्रकार के नारों के साथ किया गया उसका स्वागत। कांग्रेस और मुस्लिम लीग सभी पार्टियों ने प्रदर्शन में हिस्सा लिया। कांग्रेस के भी लोग भी थे और मुस्लिम लीग के भी थे इसमें, कि जो ये नारे लगा रहे थे साइमन कमीशन वापस जाओ के। इस विरोध को शांत करने के लिए वायसराय लॉर्ड इरविन ने अक्टूबर 1929 में भारत के लिए डोमिनियन स्टेट का गोलमाल से ऐलान कर दिया। जो ये विरोध चल रहा था साइमन वापस जाओ के जो नारे लग रहे थे, इसे शांत करने के लिए जो उस समय के वायसराय थे लॉर्ड इरविन, उन्होंने एक घोषणा कर दी, ऐलान कर दिया, जो कि ये नहीं था कि मतलब फिक्स नहीं था। उन्होंने उस बातों को गोलमोल कर दिया
कि वो भारत के लिए एक क्या करेंगे, डोमिनियन स्टेट बनाएंगे। डोमिनियन स्टेट का मतलब होता है यहाँ पे कि एक ऐसी व्यवस्था करेंगे भारत में कि भारत को आज़ाद भी कर देंगे, लेकिन जो भारत पे शासन होगा वो डायरेक्ट ब्रिटिश शासन ही होगा। ठीक है, वहाँ पे जो भी अध्यक्ष होगा वो अंग्रेज ही होगा। हमारे देश में जो भी अध्यक्ष होगा वो अंग्रेज ही होगा। ठीक है, वो आज़ाद भी हो जाएंगे और आज़ाद नहीं भी होंगे। इस तरह से उन्होंने गोलमाल सा ऐलान कर दिया। उन्होंने इस बारे में कोई समय सीमा भी नहीं बताई। कि ऐसा करेंगे तो वो कब तक करेंगे। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि भावी संविधान के बारे में चर्चा करने के लिए गोलमेज सम्मेलन आयोजित की जाएगी। इन्होंने बस इतना कह दिया, कोई फिक्स डेट नहीं दी कि हम तब से ये डोमिनियन स्टेट बनाएंगे। उन्होंने सिर्फ ये कह दिया कि हम इसके बारे में चर्चा करेंगे, गोलमेज सम्मेलन आयोजित करेंगे। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि दिसंबर 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में दिसंबर 1929 में जो जवाहरलाल नेहरू जी थे उनकी अध्यक्षता में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था। उसमें पूर्ण स्वराज की मांग को औपचारिक रूप से मान लिया गया था, मतलब फॉर्मल तरीके से ऑफिशियल रूप में मान लिया गया था पूर्ण स्वराज की मांग को, और तय किया गया कि 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ठीक है, और उस दिन लोग पूर्ण स्वराज के लिए संघर्ष की शपथ लेंगे। क्या करेंगे कि 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाएंगे और पूर्ण स्वराज के लिए लोग अपने इसमें संघर्ष की शपथ लेंगे। ठीक है, तो इसमें अब क्वेश्चन देखते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन में बागानी मजदूरों की भागीदारी पर एक संक्षिप्त नोट लिखना है कि किस तरह से उन्होंने असहयोग आंदोलन में भाग लिया था। अभी ये सारा आप ये लिख देंगे इसमें नोट में, ये यहाँ से कि जो असम के बागानी मजदूर थे उनके लिए आज़ादी का क्या मतलब था कि वे उन चार दीवारियों से जब चाहे आ जा सकते हैं जिनमें उन्हें बंद करके रखा गया था, और उन्हें ये था विश्वास था कि वे अपने गाँव से संपर्क रख पाएंगे। ठीक है, और 1859 के इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट के तहत बागानों में काम करने वाले मजदूरों को बिना इजाज़त बागान से बाहर जाने की छूट नहीं होती थी। जब उन्होंने इसके बारे में सुना, असहयोग आंदोलन के बारे में, तो उन्होंने जो अधिकारी थे उनकी अवहेलना करनी शुरू कर दी और उन्होंने बागान छोड़ दिया और घर को चल दिए। ठीक है, और उन्हें ऐसा लगा कि अब गांधी राज आ जाएगा और उन्हें अपनी ज़मीन मिल जाएगी, लेकिन वे मंजिल तक नहीं पहुंच पाए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप लिख दोगे इसमें। फिर सेकंड क्वेश्चन है आपका, साइमन कमीशन पर एक संक्षिप्त नोट लिखिए। तो साइमन कमीशन पर आपको संक्षिप्त नोट लिखना है। क्या लिखेंगे कि जो राष्ट्रवादी आंदोलन चल रहे थे उसके जवाब में ब्रिटिश सरकार ने क्या किया था, एक जो सर जॉन साइमन के नेतृत्व में एक आयोग का गठन किया था। इस आयोग को भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करना था और उसके बारे में सुझाव देने थे, लेकिन समस्या क्या थी कि इसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। और जब भी 1928 में साइमन कमीशन भारत पहुंचा तो उसका स्वागत साइमन कमीशन वापस जाओ के नारे के साथ हुआ, और जिसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों पार्टियों ने हिस्सा लिया था। और इसे शांत करने के लिए क्या किया, उस समय के जो वायसराय थे लॉर्ड इरविन, उसने 1929 में भारत के लिए डोमिनियन स्टेट का ऐलान कर दिया। ठीक है, और बाद में सिर्फ इतना ही बताया कि संविधान के बारे में चर्चा करने के लिए गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। ठीक है, तो आप ये लिख देंगे। आई होप कि बच्चों आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है, समझ आई है, तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। और यदि आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट द्वारा पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।